Assalamu alaikum. Today we are going to discuss kidney and urinary tract pathology from Pathoma. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे congenital abnormalities of kidney and urinary tract pathology. सबसे पहले हमारे पास आती है horseshoe kidney. horseshoe kidney क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ये हमारे पास अगर 2 किडनीज़ हैं तो क्या होता है कि होर्शू किडनी में ये लोअर पोल से इस तरह कनेक्टेड रह जाती हैं। क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारे पास जो किडनीज़ होती हैं वो पेल्विस में होती हैं और वो असेंड करती हैं इनटू दैट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लेकिन अगर कोई ड्यूरिंग डेवलपमेंट को ऐसी नॉर्मेलिटी आ जाए कि किडनीज जो हैं वो लोअर पोल से कनेक्टेड रह जाएं और जो हैं वो किडनी असेंड ही ना करें एब्डोमेन में, वो पेल्विस में ही रह जाएं और ये इन्फीरियर यहाँ पे इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, ये उसके ऊपर जो है ये किडनी लोअर पोल से इस तरह कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये होर्शू किडनीज़ हैं। ठीक है, अब हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं। क्या होता है कि होर्शू किडनी क्या होती है हमारे पास किडनीज जो हैं कंजॉइंट किडनीज होती हैं और ये कनेक्टेड होती हैं एट द लोअर पोल एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी होती है कंजेनिटल। किडनी इज़ abnormally located in the lower abdomen and horseshoe kidney जो है वो caught in on the inferior mesenteric artery during its ascent from the pelvis to the abdomen। मतलब जो किडनी ने असेंड होना है फ्रॉम द पेल्विस टू द एब्डोमेन वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ऊपर ही जो है वो लोअर पोल से कनेक्टेड रह जाती है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है रीनल एजेनेसिस। एजेनेसिस का क्या मतलब है कि किडनी हमारे पास अगर बने ही ना, तो अगर हमारे पास एक किडनी ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, एब्सेंट किडनी फॉर्मेशन एंड इट मे बी यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल एजेनेसिस क्या होगी कि अगर हमारे पास एक किडनी नहीं जो है वो बन रही, अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी, तो दूसरी किडनी का क्या होगा, उसकी जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, उसकी ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, उसको ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है वो रीनल फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो बायलेटरल एजेनेसिस है, मतलब दूसरी किडनी भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों में क्या होता है कि जो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या काम कर रहा होता है, उसने लंग्स की डेवलपमेंट में हेल्प करनी होती है। ठीक है, और इसके अलावा उसने एक्सट्रीमिटीज़ की जो डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। तो क्या होगा, अब ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो जाएगा, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, लंग हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, फ्लैट फेस होगा विद लो सेट ईयर्स और डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ आ जाएंगे। हमारे पास क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस जो है वो होगा और ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ होता है। इसकी हम नीचे देख लेते हैं, इसकी पिक्चर दी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि होर्शू किडनी में क्या दिखाया हुआ है। होर्शू किडनी में ये देखिए, यहाँ पे 2 किडनीज दिखाई हुई हैं, वो लोअर पोल से कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारे पास ऊपर इसके इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हो गई। इसी तरह अगर हम देखें पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है, तो इसमें ये देखें लो सेट उसके ईयर्स हैं, उसके जो हैं वो डिजिट्स जो हैं वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट है उनमें। इसके अलावा जो है वो लंग का यहाँ पे हाइपोप्लेजिया हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट अबनॉर्मेलिटी क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिस्प्लास्टिक किडनी। डिस्प्लास्टिक किडनी क्या होती है कि इसमें इट्स द नॉन इनहेरिटेड कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द रीनल पैरेन्काइमा। रीनल पैरेन्काइमा में नॉर्मली हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलाई बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें क्या होगा, ये कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है। इसमें रीनल पैरेन्काइमा में हमारे पास क्या होगा, सिस आ जाएंगे और वहाँ पे नॉर्मल टिश्यू होगा लाइक कार्टिलेज। ठीक है, और इसको ये मोस्टली यूनिलेटरल होता है और इसको जब ये बायलेटरल हो तो हमें डिस्टिंग्विश करना होता है फ्रॉम द इनहेरिटेड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो हम पढ़ेंगे कि उसमें भी हमारे पास सिस्ट फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमने इसको डिस्प्लास्टिक किडनी से जो है वो डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, इसकी पिक्चर भी नीचे दी हुई है, वो देख लेते हैं कि हमारे पास ये अगर देखें आप, रीनल पैरेन्काइमा है, उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास एबनॉर्मल जो है वो कार्टिलेज पड़ा हुआ है और ये जो है ये सिस्टिक स्पेस होगी और इसमें ये रीनल पैरेन्काइमा में सिस्ट भी हैं और ये कार्टिलेज भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी जो है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास अगर इस तरह ये किडनी है तो उसमें रीनल पेरेंट जो हमारे पास कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है किडनी का, उसमें मल्टीपल सिस्ट जो हैं वो बन जाएंगे। क्या होता है, रीड कर लेते हैं हम
कि इट इज़ अ इनहेरिटेड डिफेक्ट लीडिंग टू बायलेटर इन लार्ज किडनी विद सिस्ट इन द रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी होती है। अब ऑटोसोमल जो रिसेसिव है ये आपने याद रखना है कि इन्फेंट में प्रेजेंट होती है, तो उनमें वही होगा कि उनमें पोर्टर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, उनके लो सेट ईयर्स होंगे, ठीक है, लंग हाइपोप्लेजिया होगा, और इसके साथ ही क्या होगा, उनका रीनल फेलियर होगा। रीनल फेलियर की वजह से क्या होगा, रीनल एंजियोटेंशन सिस्टम एक्टिवेट होगा और हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये रीनल जो है फंक्शन डिस्टर्ब करने के अलावा जो है ये हेपेटिक फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है। एसोसिएटेड विद कंजेंटल हेपेटिक फाइब्रोसिस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी एंड हेपेटिक सिस्ट, मतलब जो लीवर फंक्शन भी कंप्रोमाइज़ होगा। जो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है वो एडल्ट्स में होती है, और इसमें क्या होता है, इट प्रेजेंट एज हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज ड्रेनन हीमाचूरिया के साथ प्रेजेंट करेगी एंड वर्सनिंग रीनल फेलियर। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें म्यूटेशन आती हैं दो जीन्स में, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ 1 एंड 2, APKD1 एंड APKD2 जीन। ये जीन क्या कर रही होती है, ये जीन जो है वो एक प्रोटीन को इनकोड कर रही होती है जो कि सीलिया के फंक्शन को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। सीलिया जो ट्यूब्यूल्स में जो फ्लूइड होता है ना, उसके बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन जब ये जीन डिस्टर्ब होगी तो हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा और सिस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी ओवर टाइम, ठीक है। और ये एसोसिएट होती है विद दैट ऑफ द बेरी एन्यूरिज्म के साथ, हेपेटिक सिस के साथ एंड माइट्रल वाल प्रोलैप्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी वो है मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़। मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या होती है, इट इज़ एन इनहेरिटेड और इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट होता है, जिसमें हमारे पास सिस्ट बन जाती हैं इन द मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में। मेडुलरी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उसमें सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से किडनी श्रंक कर जाती हैं और वर्सनिंग जो है वो रीनल फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीनल फेलियर। अच्छा, एक्यूट रीनल फेलियर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो किडनी के जो फंक्शंस होते हैं ना, किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। किडनी का फंक्शन होता है कि उसने एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना होता है, उसने जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करना होता है, उसके कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं, लाइक उसने एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस करनी होती है, उसने विटामिन जो डी है उसकी एक्टिवेशन करनी होती है, तो ये सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर रीनल फेलियर हो जाए तो फिर ये सारे फंक्शन जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। हमारे पास जब वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट नहीं होंगी बॉडी से, लाइक क्रिएटिनिन एंड यूरिया, वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। उनके एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो फर्दर जो है वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा। अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन जो है वो नहीं सिंथेसाइज हो रही तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और इसी तरह अगर विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो रही तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी बॉडी में लो कैल्शियम हो जाएगा। लो कैल्शियम क्या करेगा, वो पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज़ करेगा, जिससे फर्दर जो है मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा बॉडी का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है एक्यूट रीनल फेलियर में। एक्यूट रीनल फेलियर एक्यूट सीवियर डिजीज़ होती है, एक्यूट इट इज़ एक्यूट सीवियर डिक्रीज इन रीनल फंक्शन, और ये डेवलप होता है विद इन डेज में, ठीक है। और इसका हॉलमार्क क्या होता है, एजोटीमिया। एजोडीमिया इंक्रीज बर्न टू क्रिएटिनिन रेशियो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं जो है एक्सक्रीट करेगी किडनी तो ये इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। एक टर्म हमारे पास है यूरीमिया और एक है एजोटीमिया, ठीक है। एजोटीमिया क्या है कि अगर हमारे पास बर्न और क्रिएटिनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अगर ये एक्यूमुलेट हो जाएं बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं एजोटीमिया। लेकिन अगर यही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे तो उसको फिर हम बोलते हैं यूरीमिया, ठीक है। अब एक्यूट रीनल फेलियर में यही होता है कि इसका हॉलमार्क जो है वो एजोटीमिया होता है, और पेशेंट हमें आके अब ये बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे यूरिन बहुत कम आ रहा है, ठीक है, ओलिगो यूरिया होता है, तो ये आपने याद रखना है। अब एक्यूट रीनल फेलियर की अगर आप बात करें तो इसके काजेज़ को उसने डिवाइड किया है तीन तरह से, प्री रीनल, पोस्ट रीनल एंड इंट्रा रीनल, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे अगर किडनी है तो ये यूरेटर है अगर, और ये उसकी ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है। अगर हमारे पास उसकी ब्लड सप्लाई में अगर कोई मसला आ रहा है तो वो उसका प्री रीनल एजोटीमिया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर उसका कोई मसला है तो प्री रीनल होगा। लेकिन अगर किडनी के जो आउटसाइड स्ट्रक्चर हैं लाइक यूरेटर, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे
तो फिर क्या होगा, फिर वो होगा पोस्ट रीनल एजोटीमिया। लेकिन अगर किडनी के जो अंदर स्ट्रक्चर हैं इंट्रा रीनल, फिर वो अगर वहाँ पे कोई मसला चल रहा है तो फिर वो क्या होगा, इंट्रा रीनल एजोटीमिया। तो अब हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पीरी रीनल एजोटीमिया, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू राइट ऑफ द किडनीज। अब डिक्रीज ब्लड फ्लो किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू कार्डिक फेलियर की वजह से, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मोस्ट कॉमन काज है एक्यूट रीनल फेलियर का। ये एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा, जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से ओलिगोयूरिया होगा और एजोटीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो है वो फ्लूइड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड बर्न इंस्यूज सीरम बर्न टू क्रिएटिनिन रेशो जो होती है वो ग्रेटर देन 15 होगी। नॉर्मली हमारे पास 15 होती है इसकी रेशो। तो अब इसमें क्या होगा, जब हमारे पास बर्न टू क्रिएटिनिन रेशो, जब ये वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट कर जाएंगे बॉडी में तो इनकी रेशो ज़्यादा हो जाएगी। ट्यूब्यूलर फंक्शन इसमें नॉर्मल ही रहता है, इंटैक्ट रहता है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ट्यूब्यूलर फंक्शन जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, वो ऐसे पता चलता है हमें कि जो होती है ना सोडियम की कंसंट्रेशन अगर हमारे यूरिन में, नॉर्मली क्या हो जाता है कि सोडियम हमारी बॉडी मैक्सिमम जो है वो रीअब्जॉर्ब करती है और लेस एक्सक्रीट करती है, ठीक है। तो इसमें हमें ट्यूबुलर फंक्शन इंटैक्ट रहेगा, मतलब जो हमारी सोडियम की एक्सक्रीशन यूरिन में होगी वो लेस देन 1% ही होगी, जितनी नॉर्मल हो रही होती है। और यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो ग्रेटर देन 500 मिली ऑस्मोल पर केजी होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्यूबुलर फंक्शन जो है वो सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट रीनल एजोटीमिया में क्या होगा। इसमें अब ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमारे पास यूरेटर में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज आउटफ्लो होगा जिसकी वजह से डिक्रीज जीएफआर हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा और एजोटीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन में यही होगा कि इंक्रीज ट्यूबुलर प्रेशर जो है वो फोर्स करेगा बर्न को इनटू द ब्लड। बर्न टू क्रिएटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 15 ही होगी, लेकिन ट्यूबुलर फंक्शन इंटैक्ट ही रहेगा। जो हमारे पास सोडियम की कंसनट्रेशन होगी वो लेस देन 1% ही होगी यूरिन में, और यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 500 मिली ऑस्मोल पर केजी होगी। लेकिन अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोलॉन्ग्ड रहती है देन हमारे पास क्या होगा कि रीनल जो ट्यूब्यूलर फंक्शन है ना वो भी कंप्रोमाइज़ होगा। क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होगी ऑफ बर्न, सीरम बर्न टू क्रिएटिनिन रेशो जो है वो लेस देन 15 होगी। डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सक्रीट करेगी। तो हमारे पास यूरिन में उसकी कंसनट्रेशन ग्रेटर देन 2% हो जाएगी। और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो है वो ग्रेटर देन 500 मिली ऑस्मोल पर केजी हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसका